अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स, आपको ऐसे पॉइंट्स बताए जाएं जो यकीनी तौर पे पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करते हैं और फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने आ चुकी है और ये एमसीक्यूज नोट कर ले कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में दी जाती है और इस एमसीक्यूज में हम आंसर लिखने के बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है और इस सूरत में हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एल एन एफ एक्स प्लस सी। तो आप सोच रहे होंगे कि आंसर लिख दिया गया है लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया। बुनियादी तौर पर इसकी वजह यह है कि हम जब क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन के तो हमारे पास इंटीग्रेशंस की बेसिक टाइप्स के अंदर एक टाइप्स ऐसी होती है कि जिसमें आपको एफ एक्स दिया होता है और उसका जो है डेरिवेटिव डी एक्स के साथ दिया जाता है। जब आपका एफ एक्स फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर अगर उन्होंने मेंशन नहीं की या की है, अगर वो ऊपर आके यानी एफ एक्स को ऊपर लेके आते हैं, इसकी पावर -1 आ जाती है, तो इस सूरत में हमारा इंटीग्रेशन लेने पे आपका डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, जिसकी बुनियाद पे इंटीग्रेशन का रूल हमें कहता है कि एल एन के अंदर वो आंसर लिखा जाए। तो इसका आंसर जो है सिंपल ये कि एफ एक्स अपॉन में हो, एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, तो उस सूरत में एल एन एफ एक्स दे दिया जाएगा। इसके ऊपर हम और भी बात डिस्कस करेंगे और सेकंड पॉइंट हमने बिल्कुल इसके साथ लिखा हुआ है ताकि आपको इसकी एक ऐसी आपको एग्जाम्पल दी जाए जिसमें आपको बात वाज़ेह तौर पे आ जाए। क्योंकि पहले पॉइंट में एफ एक्स का मतलब है कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन अगर सेकंड में देखें तो आपको यही बात एक क्वेश्चन की सूरत में दी है कि 1/x है। अब x का जो है अगर हम डेरिवेटिव ज़बानी लें और एमसीक्यूज के लिए हमें ज़बानी आना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है और dx के साथ 1 लिखा हुआ है और अगर हम x को ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर -1 आती है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे नंबर 1 है और नंबर 2 है, अगर 1 आपको क्लियर नहीं हो रही तो नंबर 2 से आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एफ एक्स यहाँ पे कोई भी हो सकती है वैल्यूज, वहां पे जो है वो आपके सामने दी जा रही है। तो सेकंड एमसीक्यू का भी आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा, एल एन एक्स प्लस सी। तो अब इस बात को नंबर 3 की सूरत में ले लेते हैं कि मतलब फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर कोई तब्दीली हो सकती है या एग्जाम के अंदर, चूंकि हर बार तो बिल्कुल सेम नहीं देंगे, अगर इस तरीके से देते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के आगे ए एक्स प्लस बी होल पावर एन है और डी एक्स करने के बाद आगे एन को ये मेंशन किया जा रहा है कि एन की वैल्यू जो है वो -1 है। तो कहने का मतलब है जिस तरह पॉइंट नंबर 1 था ये भी वही पॉइंट है और यहाँ पे अपॉन में देने के बजाय एन एक वेरिएबल्स नंबर है और यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि ये -1 है और आगे एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे चूंकि बात बिल्कुल पहले वाले पॉइंट की है कि ये जो है अपॉन में है और अपॉन में होता है तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है और अगर इसे न्यूमिनेटर पे लेके जाएंगे जैसे कि इस वक्त पोजीशन है तो -1 है, तो आप बिल्कुल इस एमसीक्यूज को इसी तरह से फील करें कि ये आपके पास इस तरह से लिखी हुई है कि डी एक्स ऊपर है और अपॉन में क्या है ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर क्या हुई -1। तो चूंकि उन्होंने तो इसकी पावर उन्होंने -1 लिखी है, अगर यानी कि -1 लिखी है तो अपॉन में जाके वो +1 हो जाती है और +1 होने की सूरत में बिल्कुल जैसे पहले वाला आंसर था उसी तरह नंबर 3 का आंसर आएगा। यानी इस चीज को हम किस तरह से लिखेंगे, हमने इसको लिखना है एल एन ए एक्स प्लस का बी। अच्छा याद है कि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेने के बाद डी एक्स भी आना चाहिए और अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो सिर्फ ए आएगा, बी चूंकि कांस्टेंट रिप्रेजेंट हो रहा है और उस सूरत में 0 हो जाएगा, तो ए आने की सूरत में इसका आंसर 1/a बाहर लिख दिया जाएगा और प्लस सी ई इसका रूल है कि जो कांस्टेंट हमारा डेरिवेटिव में चले जाता है वो रिवर्स होके वापस आ जाता है। यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट मैंने एक अपनी तरफ से आपको बना के एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये पॉइंट मजीद दिया जा सकता है और मैंने इसके ऑप्शन भी आपको दिए हैं और इसलिए दिए हैं कि ताकि ये बात मेरी जो अपनी सोच है उस लिहाज से मैं आपको
क्लियर कर सकूं। अब मैंने यहाँ पे नंबर 3 के हिसाब से पॉइंट लिया है, लेकिन मैंने यहाँ से ए को रिमूव कर दिया है ताकि बात आसानी से समझ आ जाए, और यहाँ पे एन को मैंने इवन लिखा है। अब एन इवन अगर लिखा जाए तो इसका मतलब है कि 2, 4, 6 ये तमाम नंबर आपके इवन है। और ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो सिर्फ पूरे ऑप्शन करने के लिए 2 ऑप्शन लिखे हैं। मेन फैसला है इस वाले और इस वाले ऑप्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एन को नेगेटिव तो कहा नहीं गया कि ऊपर वाली बात बने कि ऊपर आके मतलब नीचे जो है वो नेगेटिव है, या इसका एल एन के अंदर आंसर आएगा। क्योंकि एन अगर इवन है और पॉजिटिव इंटीजर्स में है तो इस सूरत में एल एन का तो तसव्वुर नहीं होता, तो फर्स्ट 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। और आपने अकल को लड़ाना है, और अकल को इस्तेमाल करते हुए आपने ये देखना है कि अगर एन को इवन बोला गया तो इवन हमारे पास 2, 4 यानी 2 के टेबल वाले होते हैं, और जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें पता है कि 1 प्लस होना होता है। तो इस सूरत में अगर इवन नंबर है तो इसके ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो ऑड होगी, और ऑड यहाँ पे 8 नहीं है बल्कि 9 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका ये वाला होगा, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था। तो याद रखें ये एक मेरी अपनी ज़ाती सोच है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एन अगर ऑड लिखा होता तो फिर आंसर ये हो जाता, क्योंकि ऑड अगर पावर हो 7, 9 तो उसमें 1 ऐड होने पे नंबर इवन हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको पसंद आया होगा, और मैं एग्जाम के दिनों में इसी तरह के अपने पॉइंट भी आपसे शेयर करूंगा ताकि ई कैट की भी तैयारी आपकी हो सके। अच्छा, अब नंबर 5 पे आते हैं, और यहाँ आंसर लिखने के बजाय आपको डायरेक्ट टिक कर दिया है। नंबर 5 आप देखें तो यहाँ पे आपकी यानी कि 10 इयर्स को स्टडी करते हुए एक ये पॉइंट भी आपका इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि आपके पास इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो आपको एमसीक्यूज की सूरत में आपसे पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है। अगर आपने क्वेश्चंस किए हों तो आपको यकीनी तौर पर इसके फार्मूले भी याद होंगे। अच्छा, फार्मूला जो है अगर बुक के अंदर या 10 इयर्स के अंदर 2 टाइम 3 टाइम सेम आया तो जरूरी नहीं है कि वही है। अब जैसे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास, वो आपको पता होना चाहिए कि वो होता है 10x का। तो लेकिन ये याद रहे कि 10x जैसे हम लिखते हैं तो कांस्टेंट हमें साथ में प्लस c लिखना होता है। तो अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, सेक स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर भी हो सकता है, साइन x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, या फिर हल्की नोयत का जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि आपको x के बजाय 2x या 3x या 5x करके दे दिया जाए, तो आपको पता है कि अगर एंगल 5x दे दिया जाए तो आपके आंसर में जो है वो 1/5 आ जाता है, यानी कि जो आपका डेरिवेटिव लेने पे अगर कांस्टेंट 5 आएगा तो वो अपॉन में आ जाएगा, और अगर अपॉन में आया हो तो वो न्यूमिनेटर बन के आ जाएगा। एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन दोनों आप नाम ले सकते हैं इसके ऊपर हम एक सेकंड पार्ट आपकी खिदमत में बना रहे हैं, और द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 0 इज डैश। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि 10 ईयर में जो एमसीक्यूज आई हों वही सारी रिपीट हो जाए। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम भी आ सकते हैं, और ये कोई ऐसा बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन आपकी तवज्जो इस साइड लेके आनी है कि यह भी एक पॉइंट आने का चांस है कि इसमें कहा हुआ है कि जो है एंटी डेरिवेटिव 0 का क्या होगा। आपको पता है कि डेरिवेटिव के अंदर तमाम कांस्टेंट 0 हो जाते हैं, और अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वो नंबर नहीं आ सकता, बल्कि एक सी हम कांस्टेंट लगा देते हैं। लेकिन इसका जो भी ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा जो कि कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट चूंकि कोई भी नंबर हो सकता है, और अगर एक कोई फिक्स नंबर बोलेंगे तो मुनासिब नहीं है। अब सेकंड पॉइंट भी कुछ इसी टाइप का है कि यहाँ लिखा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, लेकिन याद रहे कि एक्सपोनेंशियल ई की पावर यानी कि एक्स होती है, तो इस सूरत में उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों वही आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास ई एक्स यानी एक्सपोनेंशियल, मैं ई बोल रहा हूँ यानी कि ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है, इसके ऊपर अगर एक्स हो तो इस सूरत में इसका डेरिवेटिव भी यही आ जाता है और इंटीग्रेशन भी यही आ जाता है। इसी बात के ऊपर ये डॉटिंग आपको दी जा सकती है कि आपको सिर्फ ई
यानी कि एक्सपोनेंशियल लिख के दिया जाए, लेकिन अगर उसके ऊपर x नहीं डला तो इस सूरत में भी इसका जो इंटीग्रेशन है आपको अगर पूछा जाएगा तो आपने इसका आंसर क्या लिखना होगा, क्योंकि e के साथ कोई भी अगर वेरिएबल दिया जाए या dx है या dz है या dy है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया गया, तो इस सूरत में आपने ऑप्शन से देखना होगा कि कौन सा इसके मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर e होगा और साथ में कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो जाएगी और आगे प्लस c लगा दिया जाएगा। लेकिन देने वाला x भी दे सकता है, देने वाला आपको y भी दे सकता है। लिहाजा कहने का मतलब है क्योंकि कोई वेरिएबल मेंशन नहीं किया, कोई भी हो सकता है। ऑप्शन मेरी आदत नहीं है कि मैं यहाँ पे लिखूं, मालूम ही है आपको। तो लिहाजा आप नंबर 3 पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं और 3 पॉइंट के अंदर क्या बात लिखी हुई है, यहाँ पे हर वो क्वेश्चन जो छोटे मोटे हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर वो तमाम एमसीक्यूज के पॉइंट बन के आ सकते हैं। और आपने जैसे ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि किसी भी फंक्शन में, मतलब साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो, उसकी पावर अगर कोई दी जाए तो साइन का अगर डेरिवेटिव उसका उससे आगे मौजूद है dx के साथ, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि साइन की जो पावर होती है उसमें डायरेक्ट एक नंबर ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी उसकी पावर आ जाती है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे कभी कभार ऐसा अलबत्ता लाजमी हो सकता है कि चूंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉस एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता, तो इस सूरत में इसका आंसर माइनस आना था। लेकिन अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ साइन की पावर जो है वो आपके पास आ जाएगी 4, ब्रैकेट की सूरत में भी आ सकती है, 5 पावर आएगी और नीचे भी 5 आ जाएगा और प्लस c, इसमें जो कांस्टेंट डेरिवेटिव लेते हुए खत्म हो जाता है वो रिवर्स हो जाता है, तो ये इसका आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे cos x होगा तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, तो उस लिहाज से यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगी। अब फौरी तौर पे इसी तरह एक पॉइंट नंबर 4 भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं और यहाँ पे ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड लिया, नंबर 4 में आपका जो है अलजेब्रिक से रिलेटेड है। लेकिन ये पॉइंट आप बासानी जबानी आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम भी आपका सेव होगा। अब यहाँ पे 3 टर्म्स दिए और यहाँ पे 2 टर्म्स दिए। तो सबसे पहले ये कि अगर x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ एक पावर कम है तो हमारे पास इंटीग्रेशन की ये एक टाइप है और इस टाइप के अंदर ये है कि हमें ये देखना होगा कि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो क्या वो इससे सूटेबल है कि नहीं है। तो देखें, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x और सिर्फ यहाँ पे 5 होगा, तो ये पूरा का पूरा सूटेबल है। तो जिस तरह नंबर 3 पॉइंट था इसी तरह नंबर 4 है, लेकिन 3 में सिंपल था कि साइन एक्स का जिसको पता है कि डेरिवेटिव cos x होता है वो तो डायरेक्ट इसको 5 लिख देगा, 4 की पावर 5 अपॉन में भी 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जरा आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा इससे 19-20 ऊपर नीचे करे, आपका कांस्टेंट कॉमन लेके आए या आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि अगर 1 मिनट का ये पॉइंट है तो वेरी सिंपल होना चाहिए और इसी तरह का होना चाहिए। तो इस टाइम ये है कि अगर इसका हम डेरिवेटिव ले तो ये इससे मैच होता है और मैचिंग की सूरत में सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी पावर में एक नंबर का इजाफा कर देना, यानी कि इसकी पावर हो जाएगी x² प्लस 5x प्लस 2 और 3 को हम 1 ऐड करके 4 अपॉन में भी 4 आ जाएगा और प्लस c हमें इसके लिए लिखना होता है। और 5 पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि 5 पॉइंट में बेसिकली एक अपर लिमिट है जो कि 3 है और एक लोअर लिमिट है जो कि 1 है। तो इसमें बिल्कुल आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है और सिंपल ही देना चाहिए एमसीक्यूज के लिहाज से, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वो इस तरह से कि जैसे हमने ऊपर वाला पॉइंट है, मेरी कोशिश ये है कि तमाम पॉइंट्स ऐसे ही आपको पेश किए जाए जिनका आपस में रिलेशंस कॉन्टेक्ट बिल्कुल सेम हो। तो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और dx के साथ 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता है। सिर्फ हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट के तरीकेकार से इसका आंसर देना है। तो नंबर 5 का आंसर लिखने से पहले हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट पहले हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो फिर इस सूरत में इसकी पावर x प्लस 3 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 आपकी 2 हो जाएगी और नीचे भी 2 आ जाएगा। और इस सूरत में आपको पता है कि हम c का इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्ट ब्रैकेट लगा के
और अगर एमसीक्यू का पॉइंट हो तो इतनी हमें वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अब हमने करना क्या कि एक बार ये सारा मतलब अपर लिमिट x की जगह हम 3 + 5 रखेंगे, और यानी x की जगह 3 की वैल्यू रखी, अपॉन में 2 है, और फिर माइनस लगा के यही प्रोसेस यहाँ पे 1 दिया है तो 1x की जगह आ जाएगा +5 है, और ऊपर हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया जा रहा है, और नीचे चूंकि 2 इसका फिक्स है। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 हो जाता है, तो 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह यहाँ पे माइनस में 6 का स्क्वायर 36 है, फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा, और फाइनली इसमें ये आपका 32 हो जाएगा, और ये आपका 18 होगा। आप जैसे ही करेंगे तो आपको पता है कि इसका आंसर 14 आ जाएगा, और ज्यादा प्रोसेस लेंथी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह अब नंबर 6 पॉइंट को हम आपसे डिस्कस करते हैं, और 6 पॉइंट पे ये बहुत से पॉइंट ऐसे हैं कि बोर्ड के पेपर में तो नहीं आए। इससे पहले जो पार्ट 1 मैंने आपके सामने पेश किया था उसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन वो तमाम पॉइंट्स वो हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। लेकिन ये पॉइंट ऐसे अगर मैं कहूँ कि नहीं आते तो बात गलत होगी। ऐसा है कि इससे रिलेटेड मिलते जुलते आते हैं, और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं। जैसे है तो ये सारे इंटीग्रेशन का खेल है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, और नंबर 6 भी एमसीक्यूज का पॉइंट मैं अपनी सोच आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, और इस तरह का एक क्वेश्चन भी अलबत्ता एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पे अब सिलसिला ये है कि यहाँ पे 6 में क्या सोचनी है हमें। 6 में ये है कि बहुत सी बातें सोची जा सकती हैं, लेकिन वो कौन सी उसमें से बात सही होगी। तो ये दोनों का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ना फॉर्मूला है ना कुछ और टेक्निक है। सिंपल ये कि हमारी बुक के अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन भी था, और यहाँ पे भी वही बात मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि ये आ सकती है पेपर में। कि यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए था। डेरिवेटिव नहीं है तो ये हमारे लिए परेशानी का जरिया बनेगा, और पेपर देने के बाद जब घर पे आएंगे तो फिर हमें ये पॉइंट क्लियर होगा। तो हमें अभी ये क्लियर करना है। तो यहाँ पे होना क्या है कि हमें इसके अंदर से z² कॉमन लेना है, और जैसे z² हम कॉमन लेंगे तो पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से आएगा। z² प्लस का 1 और dz ऐसे ही चल रहा है, और यहाँ पे हमने z को रूट से बाहर निकाला, तो आपको पता है कि इस सूरत में हमारे पास z आ जाता है। और z को अगर हम यहाँ लिख दें तो अब हमें पता है कि z² प्लस 1 जो हम बात ऊपर से कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव z ही आता है, चूंकि 2z आता है गालिबन, चूंकि 2 पावर है तो फिर 2z आ जाएगा। तो इस सूरत में हमें करना क्या होता है कि नंबर 6 पॉइंट में अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं और अकल से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये करना है कि इसकी पावर में 1 ऐड कर देना है, क्योंकि इसकी पावर ऑलरेडी 1/2 है। 1 ऐड करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी z² प्लस 1 और 3/2, और यही पावर नीचे आएगी 3/2, जो कि ऊपर आगे 2/3 हो जाती है, और प्लस c लगा देते हैं, यानी कि जो पावर ऊपर वही नीचे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो z नहीं 2z था। याद रखें कि अगर 2z डेरिवेटिव हो तो जो आंसर आया हो उसे मजीद 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर 2z आ रहा है तो z तो ये रहा, अपॉन में 2 लगा देना है। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कि 1/3 और z² प्लस का 1 और 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, और मैंने वर्किंग भी शो कर दी। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें और एमसीक्यूज ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ चुका है एमसीक्यूज का, और ये पॉइंट आप यकीन मानिए कि आपके पेपर के अंदर यकीनी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें रद्द-बदल कर दिया जाता है। इससे पहले वीडियोस के अंदर भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, लेकिन मजीद इसको डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि ये पॉइंट आपके 10 ईयर्स के अंदर ये मुख्तलिफ तरीकों से किसी न किसी सूरत में आपके सामने आया है। पहला पॉइंट और आपको हम दूसरा पॉइंट, दोनों ही पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, और वो इसलिए दिखा रहे हैं कि दोनों पॉइंट में आप यहाँ पे देखें एमसीक्यूज में कि f(x) की होल पावर n है और आगे f' दिया है, जो कि इसका डेरिवेटिव होता है, और यही चीज इधर दी हुई है। और इन दोनों के अंदर आ जाके जो चेनिंग आ रही है वो
ये आ रही है कि यहाँ पे n के बारे में कोई भी बात मेंशन नहीं है कि n जो पावर्स है वो आया नेचुरल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है। एज अ जनरल आपको वो दे दिया गया, जबकि सेकंड वाले में यही पॉइंट आपको किस तरीके से दिया गया है कि n को उन्होंने कहा कि यहाँ पे -1 है। तो अब इन दोनों के अंदर जो है वो आपका एमसीक्यूज का पॉइंट तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे n को फ्री हैंड छोड़ना और यहाँ पे n को -1 कहना, इन दोनों के अंदर क्या तब्दीली आएगी। याद रखें कि अगर आपको fx की पावर n दे और f डैश x यानी कि fx का डेरिवेटिव है, तो याद रखें कि तमाम वो बच्चे जो अच्छा खासा पढ़ते हैं, जहन रखते हैं, तो वो तो ये बात समझ जाएंगे कि fx का ये डेरिवेटिव दिया है। लेकिन वो बच्चे जिन्हें डेरिवेटिव या ये टॉपिक नहीं पढ़ा या नहीं समझ में आया, तो उनको हम ये कहेंगे कि अगर fx दिया हुआ है और आगे यहाँ पे डैश दे दिया गया है, तो ये इसका एक डेरिवेटिव होता है और सिर्फ आपने एक प्रोसेस करना है। वो बच्चे जिनको अकल है या वो बच्चे जिनकी अकल में ये टॉपिक आज तक आया नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि ये जो भी लिखा हुआ है इसकी n पावर में +1 कर देना, यानी कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, वो बनेगा fx कर्ली ब्रैकेट लगाते हुए इसकी पावर n+1 हो जाएगी और अपॉन में भी n+1 और c एज अ कांस्टेंट लगाना होता है इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में, अगर यहाँ अपर और लोअर लिमिट ना दी गई हो। तो अब सेकंड के अंदर भी यही पॉइंट है, लेकिन इसको किस तरह से हमने देखना है। और सेकंड के बाद हम आपको थर्ड पॉइंट भी दिखा रहे हैं। ये देखें हम थर्ड पॉइंट, मैं ये समझता हूँ कि सेकंड और थर्ड में कोई फर्क नहीं है अगर आप बात को समझ लें, क्योंकि n की पावर यानी n पावर की सूरत में अगर ये -1 है, अगर यहाँ पे हम माइनस पावर लगा दें तो इसकी शक्ल इस तरह से बन जाएगी, यानी कि नेगेटिव पावर को मैथ्स के रूल के मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव करना है तो ऊपर से वो नीचे आ जाएगा। तो मकसद ये है कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन पूछने का अंदाज इनका जुदा है। यहाँ पे वो डायरेक्ट वो शक्ल बना के दे रहे हैं जैसे कि वो चाहते हैं, और यहाँ पे उन्होंने n = -1 रख के यही शक्ल इस शक्ल के अंदाज से दे दी है। यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज में लाजमी आने वाला है और इनसे ज्यादा पॉइंट्स नहीं बन पा रहे, इसी वजह से वो इसी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा चेंज करके वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत में जो ये आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर n के ऊपर पावर नेगेटिव लगाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। यानी कि जिस तरह हम नंबर 3 को डील कर रहे हैं या समझा रहे हैं, उसी तरह नंबर 2 भी होगा। तो याद रखें जैसे कि यहाँ पे n फ्री एंड था, इसकी पावर्स कुछ भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक नॉर्मल तरीका होता है कि पावर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में जो पावर आती है उसको भी n+1 करके लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ln प्रोसेस आता है, क्योंकि अगर fx को ऊपर लेके जाए इसकी -1 पावर आ जाती है तो अनडिफाइंड प्रोसेस हो जाता है। तो डिफाइंड प्रोसेस के लिए हमें इसको लिखना होगा, मतलब 2 पॉइंट लेने या 3 पॉइंट लेने, दोनों का आंसर जो है वो एक ही जैसा आएगा। यानी कि आपने इसका आंसर लिखना है ln और नीचे का जो fx है वो आगे आ जाएगा और प्लस का c लगा दिया जाएगा। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं और नंबर 4 पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं ताकि ये भी पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है। अब देखिए नॉर्मली इंटीग्रेशन में साइन x और cos x और dx लिखा होता है, तो फौरी तौर पे हमारा जहन इस तरह चले जाता है कि साइन का डेरिवेटिव cos x होता है। क्या करेंगे, साइन की पावर को 1 ऐड कर देंगे या फिर, लेकिन एक चीज पे आपने गौर करना है कि अगर उन्होंने x को आगे यूं लिख के दे दिया कि x जो है π/4 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रेडियन में वैल्यू दी हुई है, डिग्री में चेंज करते हैं तो π/4 हमारे पास कितना होता है 45 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अगर 4 से डिवाइड करें तो 45 डिग्री, तो आपको डॉज हो सकता है। तो ये जहन में रखिएगा। इस सूरत में अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, बल्कि साइन 45 डिग्री अगर यहाँ पे लिखा हुआ है और कॉस 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो आपका जो है वैल्यूज के बाद आपने इंटीग्रेशन लेना है। तो साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री भी होता है 1/√2। आगे लिखा है dx
अब dx लिखा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/2 और dx का इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं यानी x की पावर एक तरफ से यहाँ पे 0 है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 x की पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और अपॉन में 1 आपको पता है ऑलरेडी होता ही है, प्लस c इसका आंसर है। तो इस तरह से इस 4 का ऑप्शन जो है, जो आंसर है वो आ जाएगा 1/2x। मेरी आदत होती है कि मैं पहले आपको जो बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यूज डिस्कस करूं और फिर उसके बाद अपने जहन से भी आपसे एक दो पॉइंट डिस्कस करूं, क्योंकि जरूर सिर्फ हमें वहां तक फोकस नहीं रहना जो बोर्ड में दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा भी हमें करना चाहिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट है और 4 के बाद मैंने 5 इसीलिए ये पॉइंट दिया कि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली यहाँ पे sin x cos x ही होते हैं, लेकिन यहाँ x की वैल्यू देके आपकी तवज्जो दिलाइए कि यहाँ पे बात चेंज हो गई थी, ठीक है। और यकीनी तौर पे ऑप्शन के लिहाज से ही आपको फैसला करना होगा और कि कौन सा आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन में tan 2x लिखा है और tan 2x लिखा है, आगे dx लिखा हुआ है, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इस सूरत में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जो कि वो आपको किसी न किसी तरीके से पूछ लेते हैं, फार्मूला नहीं तो थोड़ी सी वैल्यू रखे। तो tan x का जो फार्मूला है डायरेक्ट उसी के लिहाज से इसका आंसर होगा, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा ln sec 2x होता है और अपॉन में 2 लगा दिया जाता है, क्योंकि 2x का जब डेरिवेटिव लेते तो 2x आता है, 2 आता है, तो 2 अपॉन में लिखा जाता है। लेकिन tan 2x का इंटीग्रेशन जो है वो ln sec x होता है, लेकिन चूंकि 2x है तो 2x आ जाएगा। आगे कांस्टेंट का c हमें लाजमी लगाना है। इस तरीके से आज आपको 5 पॉइंट्स हमने बताए और एक छोटी सी वीडियो में एक पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे इससे अगली वाली वीडियोस में, लेकिन वो पॉइंट बहुत ही एक तरह से थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट था जिसको हम अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।